नमस्कार, खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, आज चर्चा करेंगे हम कि जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में लोकतंत्र और आतंकवाद का बहुत गहरा रिश्ता है। हम देखते हैं कि 1984 में स्कॉट टॉपल होती है, 87 में रिगिंग का आरोप लगाया जाता है, 89 में आतंकवाद शुरू होता है, उसके बाद 96 में कैसे इलेक्शन करवाई जाती है और 2002 में किस तरह से इलेक्शन होती है। मैं इसलिए इस पर चर्चा कर रहा हूं क्योंकि कल ही राजौरी में भी एक हादसा हुआ है जिसमें एक सरकारी मुलाजिम की हत्या कर दी गई है। यानी आतंकवादियों ने एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर उसको किडनैप करने के लिए यह हमला किया था, लेकिन उसके भाई की हत्या हो गई है। यह सिलसिला काफी लंबे समय से चलता आ रहा है। हालांकि 5 अगस्त 2019 के बाद एनडीए की सरकार ये टाल क्लेम करती है कि आतंकवाद में कमी आई है, लेकिन आतंकवाद में कमी क्या आई है? राजौरी पुंछ में भी आतंकवाद लगातार बढ़ने लगा है। एक सप्ताह के अंदर दूसरी आतंकी वारदात है और हम आपको बता देंगे राजौरी में 8 आईईडी भी पकड़े गए हैं। यानी एक बड़ा खुलासा हुआ है जिसके तहत 8 आईईडी पकड़े गए हैं। एक बड़ी वारदात को अंजाम दिया जा सकता था। इलेक्शन यानी लोकतंत्र के पर्व में आतंकवाद का इस्तेमाल किया जा रहा है, यह एक चिंता का विषय है और इस पर आत्ममंथन, आत्मचिंतन करने की जरूरत है। हालांकि आतंकवाद को खत्म करने के लिए आम आदमी, आवाम की भी बड़ी आवश्यकता रहती है, लेकिन मेन रोल जो रहता है सुरक्षा बलों का रहता है, सुरक्षा कर्मियों का रहता है। सुरक्षा एजेंसियों की कोऑर्डिनेशन और कितनी ज्यादा इनपुट्स आपस में शेयर करते हैं वो बहुत ही महत्वपूर्ण रहता है। दहशतगर्दी ने सरकारी अफसर को गोली मार दी है। समाज कल्याण विभाग में जूनियर असिस्टेंट के पद पर तैनात है आतंकवादियों ने टेरिटोरियल आर्मी सेना के जवान के घर पे बोला है हमला। जवान वहां से सुरक्षित निकल गया है, लेकिन आतंकवाद भी वहां से निकलने में कामयाब हो गए हैं। छुट्टी पर आया था सेना का जवान। इससे पहले उसके पिता की भी हत्या कर दी गई है। उसके पिता की हत्या भी गला रेत करके आतंकवादियों ने की थी। ये एक चिंता का विषय है कि जो सेना के साथ जुड़े हुए परिवार रहते हैं उन पर आतंकवाद लगातार निरंतर हमला करने का प्रयत्न करते रहते हैं। और खासतौर पर जब चुनाव पूरी तरह पास में हो, नजदीक में हो, पहला चरण हो चुका हो, दूसरा चरण होने वाला हो, तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस तरह की आतंकी वारदात के बाद कहीं ना कहीं जो वोटर है, मतदाता है, उस पर इसका इम्पैक्ट पड़ता है। लेकिन जम्मू कश्मीर एक ऐसी रियासत है जो अब स्टेट थी, जो अब यूनियन टेरिटरी बन चुकी है। इसका आतंकवाद से नाता रहा है। 1996 में पीक पर था आतंकवाद, तब भी लोगों ने अपने मताधिकार का प्रयोग कर अपना लोकतंत्र पे विश्वास जाहिर किया था। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पुंछ राजौरी में लगातार आतंकी वारदातें बढ़ रही हैं और उससे क्या लोकतंत्र के इस महापर्व पर असर पड़ेगा, इस पर ही हम चर्चा करेंगे। मेरे एक्सट्रीम राइट में डॉक्टर विजय सागर धीमान है जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, बड़ा अनुभव है इनका। ब्रिगेडियर साहब, आपका स्वागत है। कपिल सिंह है साथ में जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, कांग्रेस से ताल्लुक रखते हैं। कपिल जी, आपका भी स्वागत है। और राकेश पंत जी भाजपा से ताल्लुक रखते हैं। राकेश जी, आपका भी स्वागत है। शुरुआत में कपिल जी से करूंगा। कपिल, ये टाल क्लेम करते थे बीजेपी वाले, लगातार निरंतर टाल क्लेम करते। 5 अगस्त 2019 के बाद परिस्थितियां बदल चुकी हैं। आंकड़ा देते हैं 2 करोड़ 11 लाख पर्यटक आए हैं G20 के सफल आयोजन का, फिर हवाला देते हैं लाल चौक का और सामान्यतः तिरंगों से उनकी तुलना की जाती है। इस घटना के बाद आपको क्या लगता है? मैं सभी देशवासियों को आज हनुमान जयंती की बधाई देता हूं और भारतीय जनता पार्टी के जितने भी टाल क्लेम्स हैं वो अपने आप ही सवाल खड़े करते हैं। भारतीय जनता पार्टी अपने ही सवालों में गिर जाती है। एयरफोर्स स्टेशन में जब ड्रोन हमला होता है, कालू चेक की बिड को फाइल कर दिया जाता है, उधमपुर में जब ग्रेनेड हमला होता है और उसके बाद आतंकवादियों को उधमपुर एरिया से भी निकाल के मारा जाता है, एक आतंकवादी भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर के अंदर पकड़ा जाता है और वो भारतीय जनता पार्टी का ऑफिस बेरर निकलता है। और जम्मू कश्मीर में भारतीय जनता पार्टी दावे करती है कि कश्मीर में हमले कम हुए हैं। हालांकि जितनी सिविलियन किलिंग्स, जितनी टारगेट किलिंग्स कश्मीर में 2019 के बाद हुई है, शायद उससे पहले कभी नहीं हुई। और जम्मू में जो कि एक पीसफुल एरिया माना जाने लगा था
8-10 के बाद जम्मू में आतंकवाद फिर से एक बार पैर पसार रहा है और पुंछ राजौरी में इतने आतंकी हमले हुए हैं और पिछले कोई 2-2.5 सालों के करीब 35 से ज्यादा जवान शहीद हुए हैं। 8, 9, 10 के करीब वहां पे सिविलियन किलिंग है और भारतीय जनता पार्टी हमेशा दावों के ऊपर और अपनी पीठ थपथपाने के अलावा और भारतीय जनता पार्टी को कुछ दिखता नहीं। नेशनल इंटरेस्ट में एक भी जवान अगर शहीद हो और भारतीय जनता पार्टी ये कहे कि पीसफुल है, सब कुछ ठीक है, चंगा है, तो मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी को यह सोचने की जरूरत है, केंद्र सरकार को यह सोचने की जरूरत है। और जब से 2019 के बाद 370 के कुछ खंडों को उठाया गया, अब लॉ एंड ऑर्डर सीधे तौर पे गृह मंत्रालय के पास है और गृह मंत्रालय अमित शाह जी की जवाबदेही बनती है और वो इसके ऊपर बोलने से हमेशा कतराते रहे। ये राकेश जी से जवाब ले लेते हैं, फिर हम जाते हैं डॉक्टर धीमान के साथ। पहले राकेश जी से जवाब ले लेते हैं। आपके सारे दावों की हवा कपिल जी ने, कांग्रेस प्रवक्ता ने निकाल दी है। कपिल ने राम भक्त हनुमान जी की जयंती की शुभकामनाएं दी हैं, अच्छी बात है, लेकिन यह ऐसा ना हो कि यहाँ से चलते चलते सस्पेंशन ऑर्डर निकल जाए, क्योंकि पूछना पड़ता है कि भगवान राम पे और हनुमान जी पे कुछ बोलना है कि नहीं बोलना। परिस्थितियां जरूर बदली हैं। बोल सकते हैं तो हनुमान चालीसा सुना दीजिए। परिस्थितियां जरूर बदली हैं। हनुमान चालीसा मैं सुना सकता हूं। परिस्थितियां बदली हैं कि 1990 में रावलपुरा में आतंकवादी घटना होती है। उसमें यासीन मलिक जो है वो इंडियन एयरफोर्स के 4 लोगों की हत्याएं करता है। 20 लोग जो हैं वो उसमें जख्मी होते हैं। 20 हमारे 4 जवान वीर गति को प्राप्त होते हैं, 20 जो हैं वो जख्मी होते हैं। और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो हैं वो सरकारी कार्यक्रमों में उनके कंधे पे हाथ रखकर उनको कार्यक्रमों में ले जाते हैं। तो ये परिस्थितियां अब नहीं है, अब वो जेल की हवा खा रहे हैं। एक बात ये हो गई। दूसरा, आतंकवादी घटनाओं की यहां तक बात है तो इसे हमें बड़े परिप्रेक्ष्य में देखना पड़ेगा कि जब आतंकवाद यहां पर शुरू हुआ 1999 में, और आज जो आतंकवादी घटनाएं हैं वो छुटपुट हैं। हाँ, ये बिल्कुल है कि एक नागरिक जो है उसकी भी यहां पर हत्या हो जाना ये बड़ी दुखद घटना है। लेकिन ये जो घटनाएं हैं, खास करके हाइब्रिड मिलिटेंसी जो है कि निकलना और हमला कर देना और उसके बाद छुप जाना, इनके ऊपर कंट्रोल जो है वो करने की कोशिश जो है वो की जा रही है। और मुझे लगता है कि थोड़े दिन में या थोड़े समय में वो भी खत्म हो जाएगी। जी ब्रिगेडियर साहब, आपको क्या लगता है, क्या आतंकवाद में कमी आई है 5 अगस्त 2019 के बाद? क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि लगातार सिलेक्टिव किलिंग पहली बार इतनी ज्यादा हो रही है, पहले नहीं हुआ करती थी। ये कांग्रेस के प्रवक्ता का कहना है। देखिए, जहाँ तक सिक्योरिटी सिचुएशन J&K में है, मैं इसका फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस मैंने किया हुआ है। 3 बार टेन्योर कर चुका हूँ मैं वहाँ पे। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो पहले सिचुएशन थी वो आज नहीं है। जी, मैं ये नहीं कहता कि सिचुएशन पूरी पीसफुल है या सब कुछ सॉर्टेड आउट है, परंतु ये है कि जो सिचुएशन है वो काफ़ी बदल चुकी है। जो इंसिडेंट्स होते थे उनमें काफ़ी कमी आ चुकी है। जो सुरक्षा एजेंसीज का ब्रिगेडियर साहब, आप बड़े अनुभवी हैं, आपसे यही जानना चाहते हैं 5 अगस्त 2019 के पहले का आतंकवाद और उसके बाद में क्या अंतर आपको नजर आ रहा है? उसमें एक बहुत मेजर अंतर ये है जी कि जो 2019 में जब आर्टिकल 370 चला जाता है तो ये जितनी भी सारी एजेंसीज हैं हमारे यहाँ पे एक यूनिफाइड हेडक्वार्टर के अंडर काम करती थी, जहाँ पे इनको एक सिनर्जाइज तरीके से काम करना होता था। जी, परंतु उसके पहले क्या था कि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस इतनी ज़्यादा थी, मे बी कश्मीर सेंट्रिक गवर्नमेंट जो हमारे यहाँ रहती थी वो पेटर्नाइज करते थे मिलिटेंट्स को, प्लस जो सुरक्षा एजेंसीज जैसे पुलिस जो उनके CID उनके डायरेक्टली अंडर कंट्रोल थी, उनको सिनर्जाइज नहीं करने देते थे सेंट्रल एजेंसीज के साथ, चाहे वो आर्मी थी, RR थी, या इवन आपकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं रॉ IB वगैरह का। तो अब वो ऐसी सिचुएशन नहीं है। अब सब एजेंसीज एक साथ मिलकर काम कर रही हैं और दे आर गेटिंग वंडरफुल रिजल्ट्स। प्लस दूसरी सिचुएशन, आप ये कहते हैं यूनिफाइड हेडक्वार्टर की जो है उनकी अध्यक्षता वो चीफ मिनिस्टर करते थे। चीफ मिनिस्टर बेसिकली एग्जैक्टली से ताल्लुक रखते थे, कश्मीर सेंट्रिक हुआ करते थे, इसलिए आतंकवाद को बढ़ावा मिलता था। बिल्कुल, तो वो आपकी सिचुएशन बिल्कुल सही है, परंतु अब वो ऐसा सिचुएशन नहीं है। अब मैंने बोला सब कुछ एक सिनर्जाइज तरीके से काम कर रही हैं और सक्सेसेस भी हैं और एक दूसरे के साथ मिलकर काम करते हैं। और दूसरी चीज़ जो मैं बताना चाहता हूँ आपको बड़ा इंपॉर्टेंट सिचुएशन के बारे में, पहले जो लोकल यूथ था कश्मीर का, यहाँ श्रीनगर के जो इलाके थे या इवन हमारे रजौरी पुंछ थे, तो उनको बड़ा ये एक प्राइड की बात थी कि गन को लटका के फ़ोटो खिंचवानी है और सोशल मीडिया पे उसको वायरल करना है। बुरहान वानी इसके लिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। वो सिचुएशन आज नहीं है।
आज जो सुरक्षा एजेंसियों ने जो काम किया है उनका जो मैसेज बड़ा क्लियर है लोकल पॉपुलेशन को, जिसको मैं खुद अभी 10 दिन का टूर करके आया हूँ उस इलाके का। वहाँ लोग बोलते हैं कि आज जो यूथ है वो अपने आप को उसको पता लग गया है कि अगर टेररिस्ट बनना है तो आपकी जो लाइफ है मैक्सिमम 2 या 3 हफ्ते से ज्यादा नहीं है, उसके बाद आपने जाना ही जाना है। प्लस आपके भाई बंधुओं की प्रॉपर्टीज सब कुछ सीज हो जानी है, सब कुछ बंद हो जाना है। इसलिए वो जो एक थोड़ा सा उनका जो दिमाग में वो एक था ग्लैमर, वो खत्म हो गया है। और दूसरा उन्होंने ये भी देखा आज टेलीविजन और इंटरनेट रिमोटेस्ट इलाके में पॉसिबल है, तो वो देख रहे हैं कि भारत की ग्रोथ स्टोरी क्या है। वो भी कह रहे हैं कि हमें भी इस ग्रोथ स्टोरी का हिस्सा बनना है और हम यहाँ से कुछ ला सकें। तो उस तरीके से ये बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट है। परंतु ये जो कल की घटना है ये आपके लोकतंत्र के ऊपर हमला है, स्पॉन्सर्ड बाय दी पाकिस्तानीज एंड चाइनीज प्लस ऑल एंटी इंडिया जो इनमिकल टू इंडियन इंटरेस्ट हैं। ये बताने की कोशिश की जा रही है कि अगर हम एक फौजी को मारेंगे, लकीली वो बच गए और उनके भाई मारे गए उसके चक्कर में, तो हमें पब्लिसिटी ज्यादा मिलेगी। परंतु ये लोग भी बड़ी जल्दी ही खत्म होने वाले हैं। ये ओवरग्राउंड वर्कर्स हैं। साहब, अब आपने बुरहान वानी का जिक्र किया है तो कपिल जी को एक मौका मिल जाएगा ग्रिल करने के लिए बीजेपी के नेताओं को। लेकिन मैं कपिल जी से दूसरा सवाल पूछूंगा। कपिल जी, आपके कद्दावर नेता, आप कहेंगे वो पार्टी छोड़ के चले गए हैं, उन्होंने राज्यसभा की सीट हासिल करने के लिए कहा था कि अफजल गुरु को फांसी नहीं दी जानी चाहिए थी। कौन से नेता जी? कौन से नेता? गुलाम नबी आज़ाद की बात कर रहा हूं मैं। कब कहा था उन्होंने? जब इंजीनियर रशीद से वोट लिया था, लिख के दिया हुआ है, उन्होंने माना भी। अच्छा, आप उसको भी छोड़िए, आप मुझे पता है कि आप ये बोलेंगे कि चलिए ये पूरा नहीं ऐसी बात नहीं। आप यासीन मलिक और डॉक्टर मनमोहन सिंह की तस्वीरें देखते हैं, वीडियोस देखते हैं, जिनका जिक्र राकेश पंत जी ने भी किया है, उसको लेकर क्या कहेंगे आप? देखिए, इंसर्जेंसी के बाद रिकंसिलेशन होता है और रिकंसिलेशन के बाद जब शांति बहाली होती है, 2 देश जब लड़ रहे होते हैं तो भी फॉरेन डिपार्टमेंट्स के दोनों देशों के लोग आपस में टच में रहते हैं। तो किसी भी हालात में बातचीत जो है वो होनी चाहिए, होती रहनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में ही बातें हुई हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के समय में भी बातें हुई हैं अलगाववादियों के साथ, लेकिन फोटोग्राफ्स नहीं है। प्रधानमंत्री जी भी पाकिस्तान के साथ बातचीत करते हैं क्योंकि उसी का उदाहरण है। पाकिस्तान के साथ बातचीत हुई, बॉर्डर पे सीज फायर हुआ, कुछ तो बातचीत हुई जो होगी, लेकिन सरकार जो है वो पारदर्शिता में यकीन नहीं करती कि उनको पारदर्शिता अगर करेंगे तो उनके प्रवक्ता, उनके कार्यकर्ता और जो कुछ अंधभक्त हैं उनको जवाबदेही देनी मुश्किल हो जाती है सरकार की तरफ से। लेकिन सरकार हमेशा पाकिस्तान से भी बात करती रहती है, चीन से भी बात करती रहती है और पाकिस्तान के ऊपर अब सरकार की तरफ से हमले कम हो गए हैं। पहले जिस तरह से वक्तव्य आते थे 2014 में, 2019 में कि 56 इंच का सीना दिखाना चाहिए, प्रधानमंत्री जी दिखाएंगे, चीन को लाल आंख दिखानी थी, अब उस तरह से वक्तव्य नहीं आ रहे हैं और चीन के ऊपर तो खिड़की बंद हो जाती है। चीन के बारे में जब प्रधानमंत्री जी से कोई पूछता है, खैर प्रधानमंत्री से जब कोई पूछ तो सकता नहीं क्योंकि प्रेस वार्ता तो वो करते नहीं, स्पॉन्सर्ड इंटरव्यू करते हैं और अपने भाषण में प्रधानमंत्री जी जब कहते हैं कि ना अपने चाइना के सामने खड़े नहीं होना। फिर आप गलवान में ले लीजिए जिसकी ये बात करते हैं कि ची चाचू नहीं निकलता, हमारी फौज ने वहां बताया कि कैसे ची चाचू चाइना का निकलता है। हमारे एक कर्नल वहां वीर गति को प्राप्त हुए और ये चाइना का अखबार कहता है कि जितने लोग हिंदुस्तान के वहां पर शहीद हुए उससे 9 दफा के लोग जो है वो चाइना से ज्यादा शहीद हुए। क्या बात करते हैं ये? कौन सी गलबहियां डालकर ये राहुल गांधी जो है ये चाइना के राजदूत से मिल रहे हैं और किस कैपेसिटी से मिल रहे हैं, उस पर जवाब देना चाहिए आपको। रही बात चाइना की, तो राहुल गांधी वहीं पे जाकर मोटर बोट चलाते हैं वहां पर और कहते हैं कि चाइना ने हथियार लिया। हमारी एक बाइकर गई थी वहां पर, एक लड़की जो है वो बाइकर थी, उसने स्थिति है वो स्पष्ट करी। उसने कहा कि मैं यहां खड़ी हूं, कौन कहता है कि ये चाइना ने हथियार लिया, हम लोग इसी में खड़े हैं और यहां ये भारत का जो है ये आज भी अभिजात और अभिन्न हिस्सा है ये जगह। इस पर जवाब दीजिए आप। इनकी बाइकर गई थी, इनकी अरे हमारी बाइकर नहीं गई भाई साहब, हिंदुस्तान की बाइकर गई है। बाइकर गई थी। राहुल गांधी किसके हैं? सोनम जी। राहुल गांधी किसके हैं? मैं देता हूं जवाब। राहुल गांधी किस पे है उस पर दीजिए ना, बाइकर छोड़िए, राहुल गांधी पे दीजिए ना। धैर्य रखिए, सुन लीजिए। सोनम जी वहां पे अनशन करते हैं, कोई मीडिया नहीं दिखाता, इंटरनेशनल मीडिया दिखाता है। वहां पे जो चरवाहे जाते हैं वो सोशल मीडिया में अपनी पोस्ट डालते हैं। इनके एक एमपी अरुणाचल प्रदेश के वो अपना ट्वीट करते हैं कि यहाँ पे चीन ने जमीन कब्जा ली है और अरुणाचल प्रदेश में चीन ने स्मार्ट गांव बना दिया। स्मार्ट सिटी की बात करती भारतीय जनता पार्टी, लेकिन चीन ने स्मार्ट गांव बना दिया, उसके ऊपर कुछ नहीं बोलेंगे। राहुल गांधी जी के बारे में बोल रहे हैं।
प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे तो कितनी बार चीन गए। आरएसएस के नेता हर 6 महीने हर साल के बाद क्या लेने चीन जाते थे, और ये पहले ऐसे प्रधानमंत्री हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा चीन में विजिट किया है। और झूला झुलाया चीनी प्रधानमंत्री को। झूला झुलाने के बाद जब चीन ने हमला किया तो सारी भारतीय जनता पार्टी उसी झूले के नीचे जाके छुप गई। मैं पूछता हूं राकेश जी से, आप भी गए हैं? क्योंकि आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी के तो काफी नेता चीन जा चुके हैं, आपको कभी मौका नहीं दिया आपकी पार्टी ने, इसीलिए परेशान है शायद। कपिल जी, आप सेना के शौर्य को इस तरीके से मत, भारतीय जनता पार्टी के लोग झूले के नीचे घुसे हैं, लेकिन वहां सेना के जवान लड़ रहे थे। गलवान की बात करता हूं। बिल्कुल लड़ रहे, और आज से नहीं लड़ रहे, 1947 से लड़ रहे हैं जी। सेना के जवान 1947 से लड़ रहे हैं, और वहां पे शहादत भी है, जवान मुस्तैदी से अपना काम भी कर रहे हैं। लेकिन वो सरकार अपने शहीदों की इज्जत को नकार दे, अपने दुश्मन का नाम जिस प्रधानमंत्री के मुंह पे ना आए, और अपने सेना का हौसला अफजाई करने के बजाय उनको डिमोरलाइज करने की कोशिश करे सरकार। और आज अग्निवीर स्कीम किस लिए लाई? भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक प्रोफेशनल आर्मी क्या थी इस कांग्रेस देश में। क्रिटिसिज्म फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म करती है? क्या कांग्रेस मुखालफत के लिए करती है, या इनके पास तर्क है, तथ्य हैं, फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं? मैं आपको पहले थोड़ा सा फैक्ट्स बताता हूं कि पाकिस्तान बॉर्डर पे क्या है और चाइना बॉर्डर पे क्या है। बोला गया कि भाई टॉक्स क्यों नहीं हो रही पाकिस्तान के साथ। अभी तक जब भी कभी टॉक्स हुई, चाहे वो कांग्रेस के थे या बीजेपी के थे या कोई भी थे, पाकिस्तान ने हमेशा आपको क्या कहते हैं स्टैबिंग इन दी बैक किया, यानी कि आपको धोखा दिया। तो इसलिए अब जो गवर्नमेंट का स्टांस है, मेरे हिसाब से वो आर्म फोर्सेस भी लाइक करती हैं कि हमने टॉक्स ऑन टेरर नहीं करनी है। जब तक आप टेरर नहीं रोकोगे, टॉक्स एंड टेरर विल नॉट गो टुगेदर, बट टॉक्स ऑन टेरर कैन हैपन। जो सरहदें शांत हुई है, इसमें एक डीजीएमओ लेवल पर बात हुई, इस बातचीत को आप बातचीत नहीं मानते हैं? नहीं, देखिए वो नहीं, मैं आपको बताता हूं ना कि अगर एक तरफ से खून बहेगा तो दूसरी तरफ से टॉक्स नहीं होगी। आप खून बहाना बंद करो तो हम टॉक्स भी करेंगे। दैट शुड बी द स्टांस, और मेरे ख्याल में हमारे फॉरेन मिनिस्टर का यही स्टांस है, तो वही रहना चाहिए। बाकी रही बात चीन की, तो चूंकि हम लोग जम्मू में बैठे हुए हैं, तो मैं एक चीज़ लोगों दर्शकों को बताने की जरूरत समझा हूँ कि कौन सी टेरिटरी किसने ली और किसने दी। पहले मुझे ये बताइए कि किसने बोला कि एक साइचिन की जो लाइन है ये हमारी टेरिटरी है? ये आपको किसने बोला? ये आपको एक जॉनसन लाइन का नक्शा मिला था, वो भी 1949 में, 47 में आजाद हुए थे, आपको 2 साल पता ही नहीं था इसके बारे में जी। ये आपको 49 में मिला है नक्शा, और आपने वो चिपका दिया है। और उसके बाद जो हुआ वहां कैसे वो रोड बनी, नेहरू जी ने पार्लियामेंट में क्या बोला, क्या जवाब दिया गया, मैं उसमें नहीं जाऊंगा। परंतु मैं ये कहता हूं कि अगर आपको सही पता है कि ये जम्मू कश्मीर एक्साइचन का जो हिस्सा था या तिब्बत का जो हिस्सा जम्मू कश्मीर का हिस्सा बना, वो बना महाराजा गुलाब सिंह, महाराजा रणबीर सिंह के टाइम पे। तो वहां पे कहां से रेवेन्यू कलेक्ट होता था, कौन से गांव हमारे पास थे, कौन से उनके पास थे, वो सारा का सारा जो आंकड़े हैं वो अवेलेबल है आपके आर्काइव में, जो इस वक्त सड़ रहे हैं मुबारक मंडी में। अगर आप उन आर्काइव को निकालें तो आपको एग्जैक्ट बाउंड्री मिलेगी। फिर लड़ाई करिए कि वेदर जमीन गई या नहीं आई। परंतु आज की सिचुएशन में मैं आर्मी को फुल मार्क्स देना चाहूंगा, नॉट बिकॉज आई एम फ्रॉम द आर्मी साइड। जो कोर कमांडर लेवल की बात होती है या फॉरेन ऑफिस की बात होती है, क्योंकि हमें वहां पे पीस मेंटेन करना है, तो वहां पे नो पेट्रोलिंग जोन्स बनाई गई हैं। अब इसको आप ये भी आर्गुमेंट दे सकते हैं कि भाई हम नो पेट्रोलिंग जोन में आप नहीं जा सकते, तो आपने अपनी जमीन दे दी, या आप कह सकते हैं कि हमने उनके लिए नो पेट्रोलिंग जोन बना दी, तो वो भी नहीं आएंगे। तो ये आर्गुमेंट अगर पॉलिटिकल लेवल पे देखें तो ये बीजेपी और कांग्रेस के बीच में झगड़ा चलता ही रहेगा। परंतु मैं फिर भी ये कहना चाहूंगा कि जो फायदा अभी हुआ है, सिचुएशन इंप्रूव हुई है, मोदी जी खुद जाते हैं जवानों के साथ दिवाली मनाते हैं, वहां जाके उनका हौसला अफजाई करते हैं, उनकी जो रिक्वायरमेंट्स हैं, लेजिटिमेट रिक्वायरमेंट जो है पिछले 70 साल से नहीं मिली, आज आर्मी की पूरी हो रही हैं। एयरफोर्स, नेवी या स्ट्रेटेजिक फोर्सेस कमांड, जो भी हमारी आर्म फोर्सेज हैं, वो सारी की सारी सक्षम है। हमने, मैं ये नहीं कहता कि हमारी इकोनॉमी उनके बराबर है या हमारी स्ट्रेंथ बराबर है, हमने उनको काउंटर कर रखा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राकेश जी, आप अरुणाचल की बात हो, लद्दाख की बात हो, चीन के मामले को लेकर के आप स्पष्ट और सटीक जवाब नहीं दे पाते हैं, ये सच्चाई है? नहीं, ये तो ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस कहा है अपना विदेश मंत्री ने भी
कि भाई यहाँ तक चाइना है, उनकी एक पॉलिसी है कि वो हिंदुस्तान के साथ भी वैसा है, वो भूटान के साथ भी वैसा है, वो उसके बाद वो मालदीव के साथ भी वैसा है, वो ताइवान के पास भी वैसा है। और यहाँ हमारी यहाँ तक बात है, अगर कोई किसी का नाम रखने से, चाइना के ऊपर बड़ा क्लियर स्टैंड है इस देश की सरकार का भी और भारतीय जनता पार्टी का भी। अगर कोई वहां पर बैठे हुए कोई नाम रख लेता है अरुणाचल प्रदेश से, उससे क्या होगा, अरुणाचल प्रदेश जो है वो चला जाएगा। अभी कपिल जी बात कर रहे थे तो 38,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया जो है हिंदुस्तान का, वो किसकी सरकार के बाद गया? 5,180 स्क्वायर किलोमीटर जो पाकिस्तान ने तश्तरी में डाल के दिया इसको, चाइना को, वो किनकी सरकार के उसमें गया? तो हमारी यहां तक है। उसके बाद ये अभी फॉरेन मीडिया की बात कर रहे थे, तो भाई उसी वही फॉरेन मीडिया अमेरिका की बात करते हैं कई बार ये, तो उसी अमेरिका ने कहा कि यहां तक हिंदुस्तान की या उनकी फॉरेन पॉलिसी की बात है, अरुणाचल प्रदेश जो है वो अभिन्न हिस्सा है हिंदुस्तान का। तो इसमें कौन सी बड़ी बात है? वो चाहे वो नाम रखने, हमारा बड़ा क्लियर, चाइना इज एग्रेसर, ये हमारे साथ भी है, ताइवान के साथ भी है। और चाइना ने यह भी कहा कि अगर अमेरिका की फॉरेन जो मिनिस्टर है वो अगर ताइवान में उतरती है तो हम प्लेन उड़ा देंगे। उड़ाया, कहीं गया? तो हमारे लिए, मैं ब्रिगेडियर साहब की एक बात से बड़ा इत्तेफाक रखता हूं, तो उन्होंने कहा कि अगर नो पेट्रोलिंग जोन बना देती है तो कांग्रेस कहती है कि ये एरिया जो है वो उन्होंने हथिया लिया। ऐसा नहीं है, वहां शांति बहाली का जो एक कार्य वहां चल रहा है, दोनों सरकारों के बीच में बात चल रही थी, उसी का एक हिस्सा हो सकता है। कपिल जी, आप सेना की शौर्य पर संदेह क्यों करते हैं? कभी आप सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के, लेकिन जवाब आपका लेंगे एक हल्के से ब्रेक के बाद। वो तो फसला होगा। ब्रेक के बाद एक मरतबा फिर स्वागत है आपका, और मैं कपिल जी से जानना चाहूंगा, कपिल जी, आपको सेना के शौर्य पर हमेशा ही डाउट रहता है। कभी आप सबूत मांगते हैं सर्जिकल स्ट्राइक के, एयर स्ट्राइक के सबूत मांगते हैं, और या फिर इंटरनल मामलों को विदेशों में ले जाते हैं। तभी आज यूनाइटेड नेशन की इतनी हिम्मत हो पाई कि वो कहते हैं कि भारत में लोकतंत्र को खतरा है। ये देन कांग्रेस की है। पहले मैं रखिए जी की बात का जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि पाकिस्तान को कांग्रेस की सरकार ने ज़मीन दे दी। मैं इनके संज्ञान में बात लाना चाहता हूँ, जब पाकिस्तान ने 1947 में हमला किया था तब भारत सरकार का यहाँ पे कोई भी लेना देना नहीं था। हाँ, जब उसके बाद एक्सेशन हुआ, आर्म्ड फोर्सेस आई, और फोर्सेस को ये नहीं पता था कि नीचे आतंकवादी हैं, नीचे घुसपैठिए हैं, नीचे आर्मी है, और किन हालात में आर्म फोर्सेस ने कश्मीर एयरपोर्ट पे लैंड किया और कश्मीर को बहुत हद तक उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी से, घुसपैठियों से आज़ाद करवाया, निजात दिलवाई। और एक बात मैं कहना चाहूँगा कि मैंने ये नहीं कहा, जैसे ब्रिगेडियर साहब ने कहा कि बातचीत जो है वो कभी होती है या किन टर्म्स एंड कंडीशन पे होती है। मैंने ये कहा है कि बातचीत करना सरकार का प्रोरोगेटिव है, लेकिन जिस तरह से नजर आता है बॉर्डर पे पीस हुआ, ऐसा लगता है कि पाकिस्तान बॉर्डर की बात कर रहा हूं, चीन की नहीं कर रहा। पाकिस्तान बॉर्डर पे जिस तरह से शांति हुई तो उससे जान पड़ता है कि कहीं ना कहीं बातचीत हुई होगी। हाँ, ये सरकार, मैंने पहले भी कहा, पारदर्शिता में यकीन नहीं करती। और जहां तक चीन का सवाल है, तो हमारे जब भी जनरल्स वहां पे उनके साथ बातचीत करते हैं तो उनके जनरल्स कहते हैं कि आप ही के प्रधानमंत्री जो हैं वो कहते हैं कि यहाँ कोई नहीं आया, तो आप हमसे कौन सी बातचीत करने रोज आ जाते हो। आपने सर्जिकल स्ट्राइक की बात की, सर्जिकल स्ट्राइक के ऊपर भी हमने कभी संदेह नहीं किया। जिसने 1947 में पाकिस्तान को धूल चटाई वो भारतीय फौज थी और सरकार कांग्रेस की थी। 1965 में जिस फौज ने पाकिस्तान को धूल चटाई वो फौज भारतीय फौज थी और सरकार कांग्रेस की थी। 1971 में जिसने पाकिस्तान को धूल चटाई वो फौज भारतीय फौज थी और सरकार कांग्रेस की थी। और 1971 में पाकिस्तान के दो टुकड़े कर दिए गए, एक बांग्लादेश और एक पाकिस्तान। और सर्जिकल स्ट्राइक की बात करते हैं तो सर्जिकल स्ट्राइक में भी हमने कभी संदेह नहीं किया। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने ही कहा कि वहां पे 1000 मारे गए, किसी ने कहा 2000 मारे गए, फिर उसके बाद नहीं, मेरी बात में जवाब ले लीजिए ना, ये गलत बात है जी। तो उसके बाद भारतीय सेना के जनरल का
जवाब आया कि उन्होंने कहा कि गिनना हमारा काम नहीं है, मारना हमारा काम है। इनके पास आंकड़े कहां से आ जाते हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ। और उस वक्त के मंत्री आलूवालिया जी, एसएस आलूवालिया जी, वो कहते हैं कि हम वहां पे सिर्फ संदेश देने गए थे। ये तो सरकार का वक्तव्य है जी, तो वो हम किसी को मारने वहां पे नहीं गए थे। और फिर उसके बाद अगर ऐसी बातें होगी तो सवाल तो उठेंगे। सियासी जमातें भी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार हैं, आप मानते हैं? जम्मू कश्मीर के परिप्रेक्ष्य में कुछ सियासी जमातें भी आतंकवाद के लिए जिम्मेदार है, रिस्पॉन्सिबल है, बिल्कुल के लिए बिल्कुल जिम्मेवार हैं और 100% है। मैंने पहले भी बोला कि यूनिफाइड हेडक्वार्टर्स को फंक्शन नहीं करने दिया गया। जम्मू कश्मीर की जो इंटीग्रल सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, जम्मू कश्मीर पुलिस या उनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उनके ऊपर अंकुश रखा, उनको कोऑपरेट नहीं करने दिया गया। देयर इज नो डाउट अबाउट इट। परंतु मैं अब पहले एक मिनट, हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता ने थोड़ी सी फैक्ट्स बताए हैं, उनको मैं थोड़ा सा करेक्ट करना चाहूँगा। जो 47 की जब बात होती है, तो जब 47 में इंडिया एक्सेशन कर चुका था, जब लड़ाई शुरू होती है तो जम्मू कश्मीर स्टेट फोर्सेस ने बचा के रखा। इंडियन आर्मी लैंड करती है, इंडियन आर्मी ने जाके काफ़ी सारे इलाके पीओजेके के वैकेट कराए और लद्दाख में भी जा सकते थे। परंतु ये उस वक्त गवर्नमेंट ऑफ द डे इन द सेंटर यूनिलैटरल सीज फायर यूनाइटेड नेशन में जाना के कांग्रेस का ब्लेंडर नहीं है। आई एम कमिंग टू दैट जी। कांग्रेस का प्लान ही था जी, जब कांग्रेस नहीं, मैं बोलूँगा नेहरू जी का प्लान था, क्योंकि उनकी विजडम में जो उनको ठीक लगा उन्होंने किया। परंतु यहाँ पे मैं उनको यहाँ माफ़ी नहीं देना चाहूँगा, क्योंकि अपनी इंडियन आर्मी, अब जे.एंड.के स्टेट फोर्सेस की बात नहीं कर रहा मैं, अपनी इंडियन आर्मी इस पोजीशन में थी कि सारा का सारा पीओजेके वापस आ जाता, सारा का सारा गिलगित बाल्टिस्तान वापस आ जाता। इनको वहाँ पे रोका गया, और वो क्यों रोका गया, डिफरेंट रीजन है, किसी और दिन बात करेंगे। परंतु यहाँ पे आप रोशनी डाल सकते हैं किसी को अपीज करने के लिए, किसी को एग्जैक्टली वो चाहते थे कि जो वैली के मुस्लिम्स थे, जहाँ पे शेख अब्दुल्ला की लीडरशिप थी, उनकी जो उनका इन्फ्लुएंस के बाहर नहीं था। अगर वो आ जाते तो शेख अब्दुल्ला की जो कुर्सी थी वो खतरे में थी, इसलिए उनको वहां रोका गया। तो ये जो ब्लेम है ये स्क्वायरली नेहरू जी के ऊपर जाता है कि आज हमारे पास पीओजे के यहाँ प्रॉब्लम है, जिसमें एक्साइचिंग की बात करी जा रही है, सियाचिन की बात करी जा रही है, फिर उसका शख्सकाम की बात करी जा रही है। तो ये सब उस दिन के बातें हैं। दूसरा, मैं थोड़ा हैरान हूँ, इन्होंने बोला कि आर्मी का जनरल ये कह रहा है, चाइनीज जनरल ये कह रहा है। ये सारी क्लासिफाइड बातें हैं, आपको कहाँ से मिली मुझे नहीं पता। हाँ, उसी पॉलिटिशियन ने बयान दिया हो पार्लियामेंट में या आउटसाइड, दैट यू कैन कोट। तो इसी तरह से आर्मी के जनरल जो है, जहां आपकी जो फॉरेन ऑफिस है, वो जो भी काम करते हैं वो अल्टीमेटली काम करते हैं कि पीस बने और किसी तरह से हमारा सुलह हो जाए और वहां पे हॉस्टिलिटीज ना हो, क्योंकि जवानों की जान जा रही है वहां पे। जी, सवाल ये होता है, मैं ब्रिगेडियर साहब की बात के साथ, पीस था, ये तोहफा है आपका, आपने वहां भी आतंकवाद दे दिया। देखिए, मैं पहले ब्रिगेडियर की साहब की एक बात के साथ और जोड़ देता हूँ। एक बात कि उनको जब उन्होंने 1947 की बात करी कपिल ने, तो मुझे लगता है कि उनको देश की स्वतंत्रता जो है उसकी जो लड़ाई है उसका अंदाज़ा नहीं है। तो इसीलिए वो इस तरह की बातें जो है वो कर रहे हैं कि यहाँ ऐसा हो गया, वहाँ हो गया, ये एरिया छुड़ाया, वो छुड़ाया। हकीकत जो है वो ये है कि पंडित नेहरू की जो पॉलिसीज थी और उसका खमियाजा जो है वो जम्मू कश्मीर भी भुगत रहा है और हिंदुस्तान भी भुगत रहा है। 371 की लड़ाई की उन्होंने बात करी, 93,000 सरेंडर फौजी करवाए। ये पूरे विश्व के इतिहास में सबसे पहली और एक ही घटना है। लेकिन वो अपने टेबल पे 71 के फौज का शौर्य, इस पे कोई दो राय नहीं। लेकिन आप इंदिरा जी की वहां थी ना, और आप कहते हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी ने उनको दुर्गा कहा। हालांकि ये एक सोचने का विषय है, लेकिन हम ये कहते हैं कि सरकार जो थी वो इंदिरा जी चला रहे। इसी तरह जब यहां पर सर्जिकल स्ट्राइक हुई तो फौज के शौर्य को हमेशा ये सरकार जो है वो सम्मान देती है, लेकिन सरकार जो है वो एक सक्षम सरकार वहां पर थी जिसने ये डिसीजन लिया कि आपको बॉर्डर के पार जाकर वहां पर स्ट्राइक करना है। पहले क्या होता था, अरे बम ब्लास्ट हुआ, आपका पार्लियामेंट में आप अमेरिका के सामने रोने चले गए, या फिर आप यूएनओ के सामने हो जी बम ब्लास्ट हो गया, बम ब्लास्ट हो गया। ये इनकी सरकार की कारकर्दगी जी। क्यों कपिल जी, बम ब्लास्ट से शुरू करता हूं। बिल्कुल बिल्कुल अक्षरधाम सबसे बड़े मंदिरों में से एक, उसके ऊपर हमला हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। संसद में हमला हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी की। पठानकोट में हमला हुआ, सरकार किसकी? भारतीय जनता पार्टी। हरि सिंह जी ने किया, वो सबको पता है, वो कंडीशनल एक्सेशन था। उस कंडीशनल एक्सेशन के चलते ही यूनाइटेड नेशन में
जाना पड़ा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में लोकतंत्र की स्थापना करना बहुत ही जरूरी था। ठीक है, हम महाराजा हरि सिंह जी का सम्मान करते हैं, उनका भी मैं आदर करता हूं, लेकिन उस वक्त पंडित नेहरू जी के ऊपर जम्मू कश्मीर के अंदर और पूरे देश के अंदर लोकतंत्र की स्थापना करने की जिम्मेदारी थी। और महाराजा हरि सिंह जी जो थे वो उस वक्त राजा थे, महाराजा थे। और भी कोई महाराजा होता तो वो पूरे देश में 599 प्रिंसली स्टेट थी, 24 का विलय हुआ पाकिस्तान के साथ, 565 का विलय हुआ भारत के साथ, और सब में कोई ना कोई राजा, महाराजा, नवाब सभी थे। नेहरू जी ने हैंडल किया तभी, और उसके बाद लोकतंत्र की स्थापना, और आज जिस लोकतंत्र की चर्चा हम कर रहे हैं और जिस लोकतंत्र को पुनः स्थापित करने की हम बात कर रहे हैं, जो इलेक्शंस चल रहे हैं, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू और कांग्रेस की ही देन है। जी ब्रिगेडियर साहब, क्या कहेंगे आप? जिस तरीके से कांग्रेस लगातार ये कह रही है कि ये जो यूनाइटेड नेशन में जाना मजबूरी थी उनकी, ये यूनिलैटरल सीजफायर पे नहीं बोल रहे हैं कि हम इतना एरिया अपना वापस ले चुके थे, उसके बावजूद अचानक जंग बंद। विनोद जी, ये थोड़ी सी बात हो गई है बिलो द बेल्ट फॉर जम्मू के डोगरों के लिए। और जो भी हमारा दुर्दशा हुई है पिछले 70 सालों में आर्टिकल 370 के रहते, अब हालांकि मैं पॉलिटिशियन नहीं हूं, मगर मैं आपको कुछ फैक्ट्स से अवगत कराता हूं। बोला गया कि जम्मू कश्मीर का एक्सेशन कंडीशनल है, उस वक्त था। ये कंडीशनल एक्सेशन जम्मू कश्मीर की जो स्टोरी चल रही है, ये चलाई गई है वैली सेंट्रिक पॉलिटिशियंस ने, लेड बाय शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, जो कांग्रेस के साथ उसमें मिले हुए थे और काफ़ी देर तक मिले हुए रहे और आधे मिलते ही चले गए, इवन एनसीपी पार्टीज और व्हाटएवर। 14 साल तक कांग्रेस ने ही जेल में रखा था उनको, नहीं? वो दोस्ती 14 साल तक कांग्रेस ने उनको जेल में रखा था। Exactly, वो क्या वजह थी? वो बात अलग है, बट मैं ये बता रहा हूँ, ये रॉन्ग नैरेटिव है। दिस वाज नॉट अ कंडीशनल एक्सेशन एट ऑल। कंडीशनल एक्सेशन वाज डन ऑन द बेसिस ऑफ इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास बाय ब्रिटिश पार्लियामेंट। उसमें कोई कंडीशनल एक्सेशन का प्रोविजन नहीं है। आप उसको देखें तो महाराजा हरि सिंह ने जम्मू कश्मीर को एज ए नेशनलिस्ट दिया गया। उनके ऊपर बहुत इल्जाम है जो हम क्लियर करवा रहे हैं आस्ता आस्ता, झूठे इल्जाम है, क्योंकि नैरेटिव चलाया गया उनके अगेंस्ट और काफ़ी लोग उसमें जुड़े। तो ये बिल्कुल गलत बात है। कंडीशनल एक्सेस इट वाज सेम फॉर 565 रियासतें जो थी, सबके लिए बराबर था। अब कहानी कैसे अनफोल्ड होती किसी और प्रोग्राम में आपको बताएंगे, पहले तो वो बात गलत है। दूसरा, आपने बोला यूनाइटेड नेशन में जाने की मजबूरी सिर्फ यही थी कि क्योंकि जम्मू कश्मीर उस वक्त मेजॉरिटी मुस्लिम स्टेट थी, तो ये सीधे सीधे पाकिस्तान में क्यों नहीं विलय हुई? क्योंकि महाराजा हरि सिंह को मालूम था कि जो कश्मीर के मुस्लिम्स हैं वो बहुत भोले भाले लोग हैं। पंजाबी मुस्लिम जो पहले भी आते थे तो वो उनको ऑलमोस्ट खा जाते थे। तो उन्होंने जो आपका ये 35A की जो बात कर रहे हैं, ये 1927 में महाराजा हरि सिंह ने इसको प्रोक्लेम किया था कि यहाँ पे सिटीजन एक्ट बनाया था कि बाहर वाला कोई यहाँ की ज़मीन नहीं खरीद सकता, ये नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता। वो बचाने के लिए था। उनको पता था कि अगर ये जम्मू कश्मीर पाकिस्तान में जाएगा, डोगरों का तो बुरा हाल होना ही है। वो आपने देख लिया पाकिस्तान माइनॉरिटीज़ को कैसे क्लेम करते हैं। वो हालत उनका कश्मीरियों का वही होना था। और इसका ट्रेलर जो है आपने 27 अक्टूबर को बारामूला में देखा है। अगर वो बंदे श्रीनगर तक आ जाते, अगर जम्मू कश्मीर के ब्रिगेडियर राजेंद्र सिंह की 100 बंदों की फौज उनके 6000 बंदों को 6 दिन तक ना रोके रखती एक उस सड़क पे जिसका पूरा ट्रैवल टाइम इज ओनली 7 आवर्स, तो आज कश्मीरी मुसलमानों का हालत बहुत ही खराब होना था। ये रिकॉर्डेड फैक्ट्स हैं जो बताए नहीं जाते। और यहाँ पे कोई नैरेटिव दूसरा बताया था। अभी मैं एज ए डोगरा बोल रहा हूँ, बाय द वे, नॉट एज ए नामी गाय। दीज आर दी फैक्ट्स। अभी जो आज हो रहा है या कल हुआ है या 17 तारीख को हुआ है, ये सब है डिसरप्शन ऑफ लोकतंत्र। जो आपकी जो एक्सरसाइज चल रही है, इसको जो हमारा चर्चा का विषय था, यस, तो उसके लिए उनके पास वेयरविदॉल नहीं है। राकेश जी, अगर इनकी तस्वीर डॉक्टर मनमोहन सिंह जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया है, उनकी तस्वीर यासीन मलिक के साथ आती है तो आपको तकलीफ होती है। आपके डिप्टी प्राइम मिनिस्टर एल.के. अडवाणी आतंकवादियों से मिले, उसकी तस्वीर भी बहुत बार छाया हुई है। आप चाहें तो आतंकवादियों से बात कर सकते हैं, ये करें तो कैरेक्टर ढीला है। नहीं, आतंकवादियों से बात करना और उनको सरकारी कार्यक्रमों में शामिल करना, और एक आतंकवादी जिसने ये कैमरा के सामने ये खुद एक्सेप्ट किया कि हाँ उसने 4 फौज के जो जवान हैं उनको शहीद किया था, उसको वहां पर लेके जाना और उनके साथ उनको सरकारी कार्यक्रमों में घुमाना, ये जांच का विषय है। कांग्रेस की 10 साल की उस सरकार में
इस तरह की गतिविधियां जो है वो चरम पर थी, जिसके ऊपर अभी ब्रिगेडियर साहब ने अपनी रोशनी डाली है। हम भी यही बात कहते हैं कि 370 जाने के बाद कम से कम ये चीजें जो है वो बंद हुई हैं। आज जो सारा का सारा जो कंट्रोल है वो वहां पर है, और आतंकवादियों को भी मालूम है कि अगर ये गन कल्चर और जिस तरह से गन के लिए जो फैंटेसी थी, अगर वो आपने शुरू करी तो आपका 4 दिन के आप लोग मेहमान हैं, उसके बाद आपको कोई पूछेगा नहीं, आप 10 फुट जो है वो जमीन के नीचे होंगे। ये सबसे बड़ी तब्दीली है यहां पर 370 जाने के बाद। और ये जो 370 जाने के बाद क्या हुआ, डोगरों की चिंता, ये लोग बहुत बोलते हैं। अरे कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, राजस्थान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, हिमाचल एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, अरे भाई आप जे तो लगवा नहीं साथ में पाए 60 साल में, आपने के रखा, जे साथ में नहीं लगाया। और बात करते हैं डोगरों की, फिर आ जाते हैं वहां पर स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में। अरे भाई मुझे ये बताइए, ये इस देश के इतिहासकारों ने ना सोनिया गांधी जी के साथ बड़ी नाइंसाफी की है। वो हम पढ़ते थे कि बुंदेले हरवलों के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। गलत बोलते थे भाई, देश के स्वतंत्रता संग्राम में वो जो बुंदेलों के हरवलों के मुंह वाले, वो तो सोनिया गांधी ऐसे करके लड़ रही थी, और वो जो बालक पीछे बैठा था वो राहुल गांधी थे। ये है इनका हिसाब, और बात हमें ज्ञान देते हैं ये लोग। स्वतंत्रता संग्राम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने सारी जिंदगी अंग्रेजों के अंग्रेजों के तलवे चाटे और देश के जवानों को आजाद हिंद फौज में भर्ती होने से रोकते रहे, आज ये दुहाई दे रहे हैं। और एडवीना के साथ समोसे जो है वो नेहरू खाते रहे, और एडवीना के साथ समोसे नेहरू खाते रहे। बेसिकली आप वहीं पे इस पर जवाब दीजिए। आप प्रत्यक्षदर्शी वहीं पे बैठे रहते थे ना, क्योंकि आप तो तलवे चाटते थे और समोसे बराबर वालों के साथ खिलाए जाते हैं। तो उनको नाक में नकेल डालता था, फिर उसको समोसे खिलाते थे। तलवे चाटने वालों को समोसे थोड़ी खिलाए जाते हैं। और ब्रिगेडियर साहब ने एक बात कही, और ये विनोद जी, ये बात आप भी जानते हैं कि जो एक्सेशन जो किया महाराजा हरि सिंह जी ने वो कंडीशनल था। उसमें 3 शर्तें थी, कम्युनिकेशन, फॉरेन अफेयर और डिफेंस। आप तो जानते हैं ना, आप तो जानते हैं, उसका डॉक्यूमेंट अवेलेबल है, तो मैंने कोई गलत नहीं बोला। हाँ, ब्रिगेडियर साहब को जब पता नहीं है तो मैं इसके बारे में ज्यादा कोई डिबेट भी नहीं करना चाहूंगा। जब महाराजा हरि सिंह जी ने एक्सेशन किया था वो कंडीशनल था, ये सबको पता है। उसका कागज भी है, मौजूद है, आर्काइव में भी मिल जाएगा, गूगल पे भी मिल जाएगा, हर जगह मिल जाएगा। और बात कर रहे हैं हम आजाद आतंकवाद की और पुंछ के आतंकवाद की। पुंछ के आतंकवाद में हमारी सेना के जवान शहीद हुए हैं, और वहां पे लोकल किलिंग्स, डांगरी में भी फैमिली के ऊपर हमला हुआ, उनको भी मार दिया गया, और बार बार पुंछ में हमले हो रहे हैं। और सरकार जो है वो इसमें नाकाम है, मैंने पहले भी कहा, क्योंकि गृह मंत्रालय जो है उसके लॉ एंड ऑर्डर के अंतर्गत आता है आज जम्मू कश्मीर पूरे तरीके से। तो गृह मंत्री को जवाब देना चाहिए, भारतीय जनता पार्टी को जवाब देना चाहिए। आज इलेक्शन जब डिमांड की जाती है जम्मू कश्मीर में असेंबली की, तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि ये प्रोरोगेटिव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का, इसका है। और दूसरी तरफ कहते हैं इलेक्शन कमीशन का ही है, यहाँ पे शांति है। और जब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से पूछा जाता है तो वो कहते हैं कि जिस दिन हमें गृह मंत्रालय क्लीन चिट दे देगा, हम वहां पे इलेक्शन करवा देंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार एक दूसरे में पाले में गेंद डालने का हमेशा ही काम कर रहे हैं। और यहाँ पे असेंबली इलेक्शन आज भी कहीं अता पता नहीं है कि करवाएंगे या नहीं करवाएंगे। पार्लियामेंट की इलेक्शन के दौरान जो आतंकवादी हमले हो रहे हैं, मैं समझता हूं कि इसको सरकार को कड़ा संज्ञान। ब्रिगेडियर साहब, सवाल ये उठता है कि जम्मू कश्मीर की जनता आदी हो चुकी है, लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता लोकतंत्र में बड़ा विश्वास रखती है। हमने देखा हुआ आतंकवाद के बीच भी पंचायती चुनाव होते हैं, अर्बन लोकल बॉडीज के लोग यानी लोकतंत्र से प्रेम करते हैं, लोकतंत्र में स्नेह व्यक्त करते हैं, यानी मौत को हाथ में लिए अपना नॉमिनेशन फाइल करते हैं, आतंकवादी धमकियां देते हैं। क्या इस छुटपुट घटनाओं से पोलिंग पर कोई असर पड़ेगा, लोकतंत्र के स्पर्म पर कोई असर पड़ेगा? बिल्कुल सही सवाल है, पर उसके पहले मैं थोड़ा अपने कांग्रेस के प्रवक्ता को कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, ये जो डिफेंस, कम्युनिकेशन एंड फॉरेन अफेयर्स की बात करी है कि उसकी वजह से कंडीशनल था, दिस वाज सेम फॉर ऑल दी 565 स्टेट्स। जो कंडीशनैलिटी की कहानी बनाई गई है वो यहाँ नहीं बनाई गई है, वो बनाई गई है माउंटबेटन की चालाकी की वजह से। जब उसने कंडीशंस को एक्सेप्ट किया तो एक्सेप्टेड था, उसके बाद दूसरा डॉक्यूमेंट आता है
जिसमें वो लिखता है वी विल डू इट एंड ऑन द विशेस ऑफ कश्मीरी पीपल। हम वहाँ पे उनकी जैसे हालात नॉर्मल होते हैं उनको करेंगे। उस नैरेटिव को कांग्रेस पार्टी ने और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने उठा के खूब चला के पूरी दुनिया को झूठ बोला है। ये मेरी किताब में प्रूव हो जाएगा, बल्कि ये 2-4 किताबें ऑलरेडी लिखी जा चुकी हैं। तो कंडीशनैलिटी की बात जो करते हैं ये किसी और मुद्दे पे थी, और ऐसा कोई प्रोविजन इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट में कुछ नहीं था। मैंने इसलिए बोला कि बाकी की कहानी मैं नहीं बता रहा क्योंकि इनको फिर से डाउट हो जाएगा। तो पहली बात ये। दूसरी रही बात इलेक्शन कमीशन वर्सेस होम मिनिस्ट्री। अब उनमें क्या, अगर वो कहते हैं कि भाई वो एक दूसरे के साथ टेनिस खेल रहे हैं तो खेलें, पर मैं आपको फ्रॉम सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से बताता हूं, यही बात आई थी जब हमने बोला 1 नेशन 1 पोल, उस वक्त भी यही बात उठी। अभी मैंने आपको पहले भी बताया कि सिचुएशन 100% नॉर्मल नहीं है। हमारे ओवरग्राउंड वर्कर्स अभी भी हैं, स्लीपर सेल्स हैं, हाइब्रिड टेररिस्ट हैं। ब्रिगेडियर साहब, वो एक नई लोकसभा के चुनाव हैं, इसमें स्लीपर सेल मैं आपको बताना डीएक्टिवेट हो जाते हैं नहीं, आतंकवादी। अगर ये आप ये इलेक्शन करवा सकते हैं तो उसमें क्यों नहीं? अभी आई एम कमिंग टू दैट। मैं आपको वही रीजन बताता हूं। ये एक बड़ा वैलिड आर्गुमेंट था। अगर होम मिनिस्ट्री कहती है कि सिचुएशन नॉर्मल है, फिर चुनाव क्यों नहीं? तो एज ए सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, ए रिटायर्ड आर्मी गाय, अ 1 स्टार जनरल फ्रॉम दी आर्मी, तो मैंने भी सोचा यार ये क्या आर्ग्यूमेंट है। आर्ग्यूमेंट ये है मल्होत्रा साहब, आपने देखा पंचायती चुनाव होते हुए कितनी किलिंग्स हुई कैंडिडेट्स की, और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एक भी कैंडिडेट अगर की डेथ हो जाती है तो वो उस कॉन्स्टिट्यूंसी की इलेक्शन को काउंटरमांड कर दिया जाता है, उसको नहीं माना जाता है। तो इस तरह से जो रिक्वायरमेंट है, अगर आपने सबको सुरक्षा देनी है, जो इस हालत में जो नई स्ट्रेटजी है स्ट्रेटजिस्ट की, ओवरग्राउंड वर्कर्स और हाइब्रिड टेररिस्ट की, ये पॉसिबल नहीं है। राकेश जी, सिचुएशन में भी नॉर्मल हम बाजार घूम रहे हैं, परंतु जहां तक सुरक्षा का सवाल है 100% कैंडिडेट्स को देना है, तो वो उतना विद्वान हमारे पास आज की डेट में नहीं है। चलिए कॉमन सा सवाल ये आपसे उठता है कि पहली मरतबा हो रहा है, यूनाइटेड नेशन कह रहा है कि लोकतंत्र खतरे में। बार बार ये सवाल पूछता हूँ आपसे, लोकतंत्र इंडिया में खतरे में है और पहली मरतबा कोर्ट आपको बोल दिया इलेक्शन करवा दीजिए भाई साहब, सितंबर 30 तक 2024 में विधानसभा का इलेक्शन करवा दीजिए। आपका डबल स्टैंडर्ड रहता है। कोई जब आपकी मर्जी होती है तो डीडीसी के इलेक्शन करवा देते हैं, क्योंकि आपको आंकलन करना होता है 5 अगस्त 2019 के बाद क्या स्थितियां बदली हैं, फटाफट डीडीसी के इलेक्शन करवा देते हैं। इस वक्त जरूरत है चुनावों की, विधानसभा की। लोकतंत्र खतरे में है, ये वो पार्टी बोल रही है जो पिछले 17 साल से एक ही परिवार के ऊपर निर्भर है। आपकी इंटरनल जो आपकी इलेक्शंस होती हैं विद इन द पार्टी, वो आप करवा नहीं पाए, और उसके बाद आप कहते हैं नड्डा साहब भी तो सीढ़ी चढ़ गए ना। नड्डा साहब जो हैं वो सीढ़ियां नहीं चढ़े हैं। नड्डा साहब जो हैं वो ग्रास रूट लेवल से उठकर आए हैं, पैराशूट से नहीं आए हैं। एक्सटेंशन मिली ना, एक्सटेंशन देना सबका वो है, प्रोरोगेटिव है पार्टी का एक्सटेंशन देना, लेकिन उसके बाद जब संगठनात्मक चुनाव होते हैं उसके ऊपर मोहर लगती है। इनके नहीं है कि सोनिया गांधी उतरी तो राहुल गांधी बन गए, राहुल गांधी उतरे तो सोनिया गांधी बन गई। ये ऐसा खड़गे जी बनाया है ना उन्होंने, खड़गे जी उनकी मनोस्थिति भी आपको मालूम है कि मंच पर उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया जाता है। अगर राहुल गांधी जी साथ में खड़े होते हैं, सोनिया जी साथ में, खड़गे जी बैठ नहीं सकते, ये उनकी स्थिति है। और इंटरनल ये लोकतंत्र की बात करते हैं। चलिए कपिल जी, आप लोकतंत्र, आपकी इंटरनल डेमोक्रेसी पर राकेश पंत जी ने सवाल उठाया है। आरएसएस और बीजेपी इंटरनल डेमोक्रेसी के ऊपर बात करती है। बीच में हम पार्टी की बात कर रहे हैं, पार्टी डेमोक्रेसी विद इन द पार्टी की बात कर रहे हैं। आप एक परिवार पर निर्भर हैं, उसके बाद आपको अध्यक्ष नहीं मिलता। समय कम है, पेरेंट बॉडी की बात करना जरूरी हो जाती ना। आरएसएस का इनके पेरेंट्स 10 जनपद, आरएसएस का संचालक बना जाता है 10 जनपद जाने वाला होता है ये दुनिया छोड़ के, वो एक पर्ची में नाम लिख के छोड़ के जाता है, फिर आरएसएस का संचालक चुना जाता है। और बीजेपी में आज तक कभी भी इलेक्शन नहीं हुए और कांग्रेस में बहुत बार हुए हैं। ये दुहाई देते हैं कांग्रेस की इंटरनल डेमोक्रेसी की। और एक बात मैं ब्रिगेडियर साहब की बात का फिर से जवाब देना चाहूंगा। इन्होंने ठीक कहा कि जो इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था उसमें एक्सेशन और इमर्जर था। एक्सेशन जो था वो जो प्रिंसली स्टेट्स के नवाब थे, राजा महाराजा थे, उन्होंने करना था, और इमर्जर सेकंड ऑप्शन थी, वो जनता के ऊपर था। और उसकी जो सेकंड ऑप्शन थी उसकी एग्जांपल है हैदराबाद और जूनागढ़ में जब से उसको लिया गया तो वहां की जनता ने एक मत होकर भारत के साथ
वोटिंग की और मर्जर हो गया। का जवाब देना पड़ेगा। देखिए अगेन मैं ये 1 मिनट है आपके पास, 1 मिनट में इसको कन्फाइन में बोलूंगा, किसी की गलती नहीं है, ये नैरेटिव चलाया गया था और वो आज बोले जा रहे हैं। नैरेटिव नहीं है, मैं ऑन रिकॉर्ड बात करता हूं। मर्जर ऑन रिकॉर्ड व्हाट यू हैव रिटन, मर्जर, और ये जो बात कर रही है मर्जर क्यों नहीं हुआ, मर्जर वाज समथिंग डिफरेंट। छोटी छोटी स्टेट जो थी 565 नहीं थी, वो 900 के बराबर थी, उनको बुला के एक एंटिटी बना के, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबलीज बनानी थी, वहां पे काम करना था। अब ये बात इनको मैं बाद में समझाऊंगा, परंतु लास्ट में मैं ये बोलना चाहता हूं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इनका स्टैंड होता है, ये किसी भी तरह से एंटी आर्म फोर्सेस मत बनाइए। अगर उनसे गलती हुई भी है, मैं मानता हूं आर्म फोर्सेस कोई दूध के धुले नहीं है, उनसे भी गलती होती है, क्योंकि वो अपनी जान वो अपनी जान हथेली पे लाके कोई नहीं करता। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट था ना, उसमें पॉपुलेशन भी एक क्राइटेरिया था, कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी पॉपुलेशन थी, उसके बावजूद भी कश्मीरी जनता ने भारत के साथ आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। राकेश जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहिए देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।